हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है और ये जो हमारा भारत मुक्ति मोर्चा की महिला प्रेसिडेंट है, ये जो हमारा सेंट्रल बॉडी का मेंबर है, इनका डेली का काम है कि वो या तो वर्चुअल एक साथ डाटा इकट्ठा करें हफ्ते भर में, या फिर डेली लोगों को मॉर्निंग में और शाम को कॉल करें, आज कितने गांव गए थे, आज कितने गांव की कमेटियां बनाई, आज कितनी बूथ कमेटियां बनाई हैं तो लिस्ट भेजो मुझे, मैं कैसे यकीन करूंगा, और मुझे सेंटर को डेली में रिपोर्ट देना है। तो अब गुलामी हमारे पास आ रही है, तो गुलामी से अगर मुक्त होना है तो हमें जल्दी करना होगा और गांव-गांव की कमेटियां बनाना होगा, और गांव-गांव की कमेटियां बनाने के लिए 89 ऑब्स्ट्रूट विंग बनाए, उसका उपयोग करना होगा। भारत मुक्ति मोर्चा, महिला प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। मेश्राम साहब ने ईवीएम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया। जब शुरू में ये बातें होती थी, हमारे लोग जब पर्चा लेकर फील्ड में जाते थे तो लोग बोलते थे पागल हो गए, ऐसा कभी हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, अरे आप कुछ भी बोलते हो। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी केस जीत गया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए वीवीपीएटी लगाने को कहा। वीवीपीएटी लगाया क्या 2014 में? 2014 में तो लगाना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि ईवीएम मशीन से 100% पारदर्शी चुनाव नहीं होता, तो 100% पर्ची निकालने वाली मशीन 100% जोड़नी चाहिए थी कि नहीं? 2014 में कितने जोड़ा? 1% भी नहीं जोड़ा, आधा % भी नहीं जोड़ा, 0.31 वो वीवीपीएटी मशीन जोड़ा, यानी 2014 में घोटाला हुआ ना। 2019 में घोटाला हुआ। नरेंद्र मोदी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उस सीट की वोटर की संख्या है 11 लाख 11 लाख। कभी ऐसा नहीं होता 100% वोट डाला गया, कभी नहीं होता। 50%, 55%, मगर वोट की गिनती की गई, वोट कितना निकला? 12,87,000। वोट की संख्या कितनी है? 11 लाख। निकले कितने? 12,87,000। वो जो महिला होती है, गृहिणी होती है, वो जब चावल पकाती है तो एक एक निकाल कर टेस्ट नहीं करती, एक को ही निकालती है और ऐसी दबा कर देखती है। दबाने से उसको पता चलता है थोड़ा बाकी है कि पूरा पक गया। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा उदाहरण है, उसको थोड़ा सा दबाओ तो पता चल जाएगा। अरे ये तो 2019 का चुनाव तो 100% घोटाले वाला है, ये खुद मोदी का चुनाव घोटाले का चुनाव है। घोटाला किया, उसको जेल में होना चाहिए था या देश की गद्दी पर, बड़ी गद्दी पर होना चाहिए था। आज वो कहाँ है? आज वो कहाँ है? 400 पार की बात कर रहा है, बोल रहा है मेरा पूरा परिवार है। वो ऐसा नहीं बोल रहा है, परिवार के पीछे मतलब है SC ST OBC को संघ परिवार बना रहा है। लोग उसका मजाक कर रहे हैं, इसका तो कोई बेटा भी नहीं है, लोग मजाक कर रहे हैं सोशल मीडिया में। कौन सी परिवार की बात कर रहा है? वो परिवार की बात नहीं कर रहा है, उसके परिवार की। वो संघ परिवार के साथ लोगों को जोड़ रहा है। तो ईवीएम के बारे में आपको ठोस बातें लोगों को समझाती आनी चाहिए। ये आप जिसको वोट डालना चाहते वो चुनकर नहीं आता, जिसको वोट नहीं डालना चाहते वही चुनकर आता है। ये ईवीएम है। 2000 अभी पिछले साल 23 में 2023 में 11 मेयर के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। उसमें एक समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था काजल निषाद। उसका नाम है काजल निषाद, समाजवादी पार्टी से। वो जिस सीट पर चुनाव के लिए खड़ी थी वहां वोटर की संख्या 3.5 लाख थी। उसका ऑब्जेक्शन था कि मैं जिस सीट पर खड़ी हूँ उसकी वोटर की संख्या 3.5 लाख है, मैं तो हार गई, मुझे कोई दुख नहीं है, मगर जो बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया है
उसके वोट की संख्या ईवीएम मशीन बता रहा है, चुनाव आयोग बता रहा है 5 लाख। मुझे ये गणित समझाओ, ये क्या मामला है? समझाते आना चाहिए। हमारे लोग बातें करते हैं मगर समझाते नहीं है, समझाते आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में उदाहरण देकर, उदाहरण दोगे तो समझ में आएगा। खाली जजमेंट का आधार दोगे तो वो समझ में थोड़ी आएगा, वो तो टेक्निकल लैंग्वेज में है। क्या कह रही हो कि वोटर की संख्या कितनी है? 3.5 लाख कभी गिरती नहीं है, डाले नहीं जाते। मगर मान लो 3.5 लाख डाल दिए गए तो उतने ही निकलने चाहिए ना। उसमें से किसी दूसरे कैंडिडेट को मिलना चाहिए, उसमें से तीसरे कैंडिडेट को मिलना चाहिए, और जो ज़्यादा मिल रहा है वो उसको दिखाना चाहिए। अब 3.5 लाख वोटर है और बीजेपी के कैंडिडेट को कितना मिल रहा है? 5 लाख। तो गांव के लोग बोलेंगे अब बस करो, अब सुनना नहीं चाहते हम। अब कब कोलकाता में रैली करना है वो बताइए। अब ये जो दूसरों का मैं गमछा डाल रहा हूँ, दूसरों का झंडा उठा रहा हूँ, दूसरे के जय जयकार के नारे लगा रहा हूँ, अब मैं दुश्मनों के पास नहीं जाऊँगा, पैसे दिया तो भी नहीं जाऊँगा। मैं वामन मेश्राम की आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आप गांव में जाओगे, लोगों को बोलोगे, लोगों को समझाओगे तो लोग आएंगे। लोगों को ख्वाब नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई फैसला कोलकाता ऑफिस में लिया गया, ऐसी कोई जानकारी ली गई। तो अच्छा लगता बोलो में, महाभारत हुआ नहीं था। वास्तव में महाभारत हुआ नहीं था। एक अंधा राजा था और अंधे राजे को एक संजय नामक व्यक्ति कल्पना से महाभारत बता रहा था, इसलिए महाभारत अच्छा लगता है लोगों। ऐसा कोई है क्या बताने वाला? अंधा राजा और कोई बता रहा है ऐसा हो रहा है, हमें फील्ड पे जाना पड़ेगा ना। वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए 2015 को, और वामन मेश्राम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, सामाजिक लीडर है, वामसेप के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, कर्मचारियों का संगठन है। मगर ये जो जागृति कर रहे हैं केवल प्रबोधन करने के लिए, क्या संविधान बचाने के लिए, कोई पहल नहीं कर रहा है। वामन मेश्राम ने पहल की, सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश किए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वामन मेश्राम का मुद्दा सही है कि 2019 के चुनाव में वीवीपीएटी से चुनाव करोगे या नहीं करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 2017 में कि 2019 में 100% ईवीएम है तो 100% वीवीपीएटी लगानी पड़ेगी। मोदी सरकार को ऑर्डर दिया और ऑर्डर मिलने के बावजूद मोदी के लोगों ने अपोजिशन वालों को साम दाम दंड भेद से दबोच लिया और अभिषेक मनु सिंघवी को कोर्ट में पेश किया और अभिषेक मनु सिंघवी को मैनेज किए गए जज के सामने बिठाया। वो जज का नाम क्या है? रंजन गोगोई। उसके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? इसने मेरा सेक्सुअल हरासमेंट किया है। एक चीफ जस्टिस के ऊपर एक वकील महिला ने आरोप लगाया, तो ये मामला ब्रेकिंग न्यूज़ का बनाया। फिर उसकी जांच एक जस्टिस बोबड़े के द्वारा कराई और वो जो महिला थी उसकी जांच जस्टिस पटनायक के द्वारा कराई। जस्टिस पटनायक ने महिला को निर्दोष छोड़ दिया, जस्टिस बोबड़े ने गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। फिर न्याय कौन सा हुआ? जिसने आरोप लगाए वो भी निर्दोष, जिसके ऊपर आरोप लगाए वो भी निर्दोष। फिर न्याय कौन सा हुआ? ब्लैकमेल किया गया कि हम तुम्हें अंदर डालेंगे, नहीं तो तुम्हें हमारे फेवर में फैसला देना होगा। तो जस्टिस गोगोई ने वामन मेश्राम के फेवर में जो फैसला आया था उस फैसले को पलट दिया और 15 लाख ईवीएम मशीन रहेगी तो वीवीपीएटी भी 15 लाख रहेगा, मगर गिनती 2% करेंगे। ऐसा घोटाला करके 2019 का चुनाव न्यायपालिका को मैनेज करके जीता गया। ये जानकारी देना होगा।
तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने अपडेट देने का, ईवीएम को लेकर 2 बार ईवीएम भंडा फोड़ा अभियान चलाया, सरकार ने नहीं माना तो दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर गए और मोर्चा में लाखों लोग सहभागी थे। बंगाल से कितने लोग सहभागी थे? दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन में आप लोग सहभागी नहीं हुए थे? कितने लोग सहभागी हुए थे? हाथ ऊपर कीजिए। सबूत है ना, आपने देखा। तो मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि 10 दिन का मोहलत देता हूं, विदाउट ईवीएम चुनाव करो, नहीं तो हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। तो मेश्राम साहब ने अब ऐलान किया है गांव-गांव की बूथ कमेटियां बनाना है। बूथ कमेटियां बनाने से फायदा ये होगा, ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करना संभव होगा। अगर चुनाव आयोग मानता है तो जीत हमारी है, अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो ईवीएम फोड़ने का दिन ही भारत के आंदोलन में जन आंदोलन का दिन माना जाएगा, हिस्टोरिकल दिन हो जाएगा। लोग बोलते जन आंदोलन कब शुरू होने वाला है? 15 लाख बूथ पर 15 लाख ईवीएम मशीन फोड़ दिया गया तो एक आदमी को भी जेल नहीं डाला जाएगा। अगर सिंगल आदमी ने बूथ फोड़ दिया तो उसको जेल में डाला जाएगा। 15 लाख बूथ पर एक साथ फोड़ा जाएगा तो उन 15 लाख लोगों को समाज के लोग चौक में लाएंगे, उसको गुलदस्ता देंगे, उसके जय जयकार के नारे लगाएंगे, बोलेंगे ये हमारा आज से महापुरुष है, ये स्वतंत्र सेनानी है, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज़ादी का आंदोलन गांधी ने ऐसे तो माहौल बनाया। इसलिए साथियों, देशव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए अभी से तैयारी करनी है। और आप लोग सुस्ती कर रहे हो, आप लोग इस मामले में सुस्ती कर रहे हो, इस सुस्ती को छोड़ना होगा। और हर अब्सोल्यूट विंग को गांव-गांव में डेली में बनाना होगा, डेली कमेटियां बनाना होगा। कमेटी में मिनिमम 3 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 11 लोग होने चाहिए, 3 से 11 लोग होने चाहिए, ताकि एक को अगर मान लो उसने दबोच लिया तो दूसरा वोट के नाम पर जाएगा। वो लोग गुंडा तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इनको रोका नहीं गया तो आने वाली पीढ़ी छोड़ो, आपको गुलाम बना दिया जाएगा, आपके वर्तमान नस्लों को गुलाम बना दिया जाएगा। 1992 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, आज 34 ईयर गुजर गए। क्या रिजल्ट है? आज कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज़ लोगों को, वो सारे राइट्स ख़त्म हो गए हैं। रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिल रही थी, 1-2 साल के बाद उन्होंने अगर कानून बना लिया तो जिनको पेंशन मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, MBA किया, BSc किया, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन गया, हमारे समाज के लड़का लड़कियां हैं, उनको आज जॉब नहीं मिल रहा है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का रिजल्ट है। लॉकडाउन आया था तब इसी मोहन भागवत ने उसके सोशल मीडिया पर लिखा, लॉकडाउन अवसर है। लॉकडाउन क्यों आया? कोरोना महामारी के नाम पर। मगर RSS का चिप क्या कह रहा है? दिस इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब था? उन्होंने टेस्ट किया, थाली बजाओ, उन्होंने लोगों ने ताली बजाया, थाली बजाओ, थाली बजाया। एक औरत का वीडियो इतना वायरल हो गया कि जो नन्हे बच्चे होते हैं ना, उसको कोई माँ बाप कोई ला कर देते तो ये तो झूम झूम कर नाचते। वो महिला काफ़ी एजड थी, यंग महिला थी, मगर ऐसी तालियां बजा रही थी कि लोगों को आज भी वो वीडियो देखकर मजा आता है। मगर देखो, वो मोदी ने कह दिया ताली बजाओ, ताली बजाया, थाली बजाओ, थाली बजाया, कैंडल लगाओ, कैंडल लगा दिया। वो महिला कह रही थी गो कोरोना गो। अगर उसको कहना था गो विदेशी ब्राह्मण गो, हाँ, कोरोना को तो इलाज है मेडिकल साइंस, ये विदेशी ब्राह्मणों का इलाज क्या है? इनका गो कब होने वाला है? भाई पहले तो जगाना तो पड़ेगा, दिमाग से तो जगाना पड़ेगा।
लॉकडाउन में भारत के ऊपर विश्व बैंक से अरबों खरबों रुपए का कर्जा लिया, और जो इलेक्ट्रोड बॉन्ड में अब बहुत बड़ा घोटाला सामने आ गया। ये सारा पैसा क्या करने वाले ब्राह्मण लोग? यानी तुमने अरबों खरबों से भी पैसा लिया, और जो बॉन्ड घोटाला आया उससे भी लिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? उन्हें इस देश से, इस देशवासियों से, इस देश की प्रजा, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। लॉकडाउन में बची कुची हजारों कंपनियां बेच दी गई है। अब हमारा समाज बेचारा समाज बना गया। महिला है, सिक्योरिटी नहीं है, सिटी में नहीं है, गांव में नहीं होती बात अलग है, सिटी में नहीं है। गैंग रेप हो रहे हैं बड़े बड़े सिटीज में, मिनटों में रेप हो रहे हैं। पहले रेप होते थे, अब गैंग रेप हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट के सामने गोली से मार दिया जा रहा है। तो देश का लॉ सिस्टम खत्म हो गया है। इसका कारण ये ईवीएम मशीन और ये विदेशी ब्राह्मण है, ये अलग अलग दल बनाकर लोगों को स्पीड ब्रेकर की तरह रोक के रखा है, अलग अलग ब्राह्मणवादी दलों ने। अब नाल को भेज दिया है। शहरों में जब नुक्कड़ मीटिंगें करोगे, शहरों में, वार्ड वार्ड में, ये लोगों को बताना होगा। सबसे ज्यादा समस्या तो पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ लोगों को 10 मिनट बताओ, वो तुरंत तैयार होते हैं, बोलते साहब आप ज्यादा मत बताओ, हम ये ऑलरेडी भुगत रहे हैं, हम आपके मोर्चा में आएंगे, यकीनन आएंगे। अब पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलता है? अरे संडे को ही मीटिंग क्यों रखते हैं बामसे वाले? संडे को तो हम मटन डे बनाते हैं। मगर बंगाल में देखते तो मटन डे नहीं, मछली डे, तो हर डे होता है इधर। ये पे बैक टू सोसाइटी नहीं करने के कारण हुआ। बुद्धि, श्रम, हुनर, पैसा ये समाज को देना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। इसके कारण हम कुछ बने हुए हैं। आज नाल्को, टेल्को, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एयर इंडिया, इंडियन रेल सब बेच दिया गया। अब इतना बेच दिया गया है कि पुलिस का जो बड़ा ओहदा होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा। वाइस चांसलर ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा। अब जजेस भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आएगा आने वाले समय में। अब 2 सेक्टर बचा हुआ है, एक है स्कूल्स और अस्पताल, इनका भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है। जब स्कूल खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर जो आदमीपन का भाव एजुकेशन से पैदा हुआ है, 10 साल के बाद जगाने के लिए भी हमारे लोगों के पास लेवल नहीं रहेगी, समझ नहीं रहेगी। तब ये आंदोलन फिर से कौन शुरू करेगा? कौन शुरू करेगा? फिर उसका मेरिट चाहिए ना, उसकी ऊंचाई चाहिए, उतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आज हमारे पास एजुकेटेड लोग हैं, मगर युवा युवती क्या कर रहे हैं? बेरोजगार बन के सुसाइड कर रहे हैं। आज भारी संख्या में माँ बाप टॉर्चरिंग कर रहे हैं, रिश्तेदार टॉर्चरिंग कर रहे हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़कों की तक शादी नहीं हो रही है। SC ST BC के लड़के जो कुछ बनना चाहते हैं, अबाउ 35 तक शादी नहीं करते, क्योंकि एजुकेशन ही उतना पीरियड में जाता है। और जब फाइनल आता है, तब रिजल्ट नापास होता है, फेल होता है, तब ऐसे लोगों से कौन शादी करेगा? लोग चपरासी से शादी करने के लिए तैयार है, मगर MBA हुए बच्चे से शादी करना नहीं चाहता है। ये सब प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट है। तो आने वाले समय में हमारे लोगों की जो दुर्गति हो रही है, इसकी वजह वो लोग नहीं है, इसकी वजह जिनको ये काम करना चाहिए वो लोग हैं। इसलिए गांव-गांव का संगठन इस्टेब्लिश करना, लोगों को जल्द इस बात के लिए तैयार करना, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। माननीय वामन मेश्राम साहब डेली सफ़र करके कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता अगर इस बात को अपने ज़िले में लागू कर दे कि मैं भी मेरे ज़िले का शेड्यूल बनाता हूँ। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शेड्यूल बना रहा है, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी राष्ट्रीय शेड्यूल बना रहे हैं, हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट मेरा भी शेड्यूल स्टेट का रहेगा। हर विंग के लोग कहेंगे मेरा जिम्मेदारी, मुझे एहसास है, वो भी समय देंगे। आज अगर आप समय लगाओगे, आपका समाज आज़ाद हो जाएगा।
आप अगर संडे टू संडे ही मीटिंग करेंगे तो आपका समाज आज़ाद होने वाला नहीं है। आपको डे टू डे संडे मानकर काम करना होगा और इसके लिए एजुकेटेड युवा युवतियों को, महिलाओं को आगे आना होगा। इसके अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ तो इसके पीछे सच्चाई ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि आप लोग संगठन में रहकर काम कर रहे हैं। समाधान क्या है? हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। ये लड़ाई होगी तो हम आज़ाद होंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। कितने लोगों को मालूम है कि भारत जो आज़ाद हुआ वो पंचांग देखकर आज़ाद हुआ? कितने लोगों को मालूम है? भारत को जो डेट डिसाइड की गई वो कैलेंडर को देखकर नहीं की गई। नेहरू ने पंचांग देखकर तय किया। तो पंडित लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अशुभ तारीख है। तो नेहरू जी वाइसराय के पास गए, लॉर्ड माउंटबेटन को कहा मेरे पंचांग बताने वाले पंडे बोल रहे हैं 15 तारीख अशुभ है, अब इस तारीख को चेंज करो, 16 करो या 13 करो। तो उन्होंने कहा अब नहीं हो सकता, अब यही है। फिर उन्होंने कहा जरा पैसा दो, पंडों को मानेंगे। पंडित जी गए, पंडित जी ने काशी के ब्राह्मणों को पैसा दिया। तो पैसा लेकर पंडित जी ने दिमाग लगाया, हाँ एक रास्ता बनाया जा सकता है। एएम पीएम घड़ी होती है, घड़ी में 12 घंटे एएम होती है और पीएम 12 घंटे होते हैं। तो रात के 12 बजे क्या होता है घड़ी का? पीएम होता है। एएम 12 के बाद शुरू होता है, 12 बजे तक पीएम रहता है। तो पंडित जी ने बताया आज़ादी लो, मगर कैसी लो? फ्रीडम एट मिडनाइट। हम बचपन में इतने परेशान होते थे कि मास्टर डंडे से मारते थे। 6:30 बजे 5:30 बजे स्कूल में आ जाओ, और हम छोटे छोटे होते थे, नींद तक नहीं होती थी। फिर बुरा लगता था, ये कौन सी देशभक्ति है, नींद भी नहीं होने देते। मगर सब नाटक है, एक दिन देशभक्त बनना नाटक है। अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा है आधे रात की आज़ादी क्यों? यानी भारत की आज़ादी सवेरे 7 बजे मिली, 8 बजे मिली, 10 बजे मिली, ऐसी आज़ादी नहीं है। भारत की आज़ादी का ही नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। पंचांग देखकर आज़ाद किए गए आप लोग। तो पंचांग देखकर ही अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पंचांग पढ़ाने वाले, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पंचांग पढ़ाने वाले। बनारस यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ा रहे, जिसमें यह कहा है शूद्रों को, महिलाओं को गाली दिया है। वो मनुस्मृति को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिलेबस में जोड़ दिया गया है। भगवत गीता को गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने सिलेबस में जोड़ दिया है। ये इनसे इसकी जेरॉक्स कॉपी ले लो, ये ऑर्डर है, देखो। मध्य प्रदेश सरकार ने आरएसएस को सिलेबस में जोड़ दिया है। प्राइमरी स्कूल में राम कथा को जोड़ दिया है। और डॉक्टर, वकील, इंजीनियर को वेद मनुस्मृति पढ़ना कंपलसरी है। क्या खाक इलाज करेंगे? तो आने वाले समय में ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये आपके खिलाफ है। इसका समाधान कौन करेगा? इतिहास की बातें आपको हम बताते हैं, इससे प्रेरणा मिले, इससे लोगों का सोच बढ़े, लोगों का दृष्टिकोण बने। मगर आज जो वर्तमान में सिचुएशन पैदा हो रही है, ये सिचुएशन आने वाली जनरेशन को गुलाम नहीं बनाया जा रहा है, आपको वर्तमान में गुलाम बना दिया गया है। मगर जो हाईली एजुकेटेड वर्ग है, ये मेंटल स्लेव बना हुआ है। खापर्डे साहब इनको सूटेड बूटेड स्लेव बोलते थे। ये पढ़ बना हुआ, मानसिक गुलाम बना हुआ है। फिजिकल गुलाम है, रस्सी से बांधना है, लोहे से बांधना है, उसको छोड़ा जा सकता है। मगर जो माइंडली स्लेव है, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, गुलाम बनाने वाले को जितना दोष नहीं है, उतना दोष अपने आप को गुलाम मानने वालों को है।
तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने चलो गांव की ओर जो कार्यक्रम बनाए हैं, इस कार्यक्रम को आप सीरियसली ले और वेस्ट बंगाल में हर परगना में, हर कमिश्नरी में, हर जिले में, हर गांव और ब्लॉक लेवल पर संगठन का जाल भी विस्तारित करें और बूथ कमेटियां बनाना आपकी अनिवार्य शर्त है। और इसके लिए संडे देखने की ज़रूरत नहीं है, अब डेली आपका रिव्यू लिया जाएगा। अब एक ही बड़ा कार्यक्रम है, चलो गांव की ओर, चलो जंगल की ओर, आदिवासियों को भी इकट्ठा करो, शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा करो, ओबीसी को इकट्ठा करो, और महिलाओं को दोपहर में बहुत समय होता है, महिलाओं की मीटिंग है, दोपहर के समय में लो, ताकि शाम और मॉर्निंग में घर गृहस्थी में ज़्यादा होती है, काम का बर्डन होता है, तो उसके बाद समय नहीं रहता है। तो सिटी के अंदर महिलाओं को, एजुकेटेड महिलाओं को पकड़कर कॉलोनीज में, अपार्टमेंट्स में, बस्तियों में, स्लम एरिया में जाकर मीटिंग करना होगा। और डेली आपका भी एक ही कार्यक्रम है, चलो गांव की ओर। इसका अल्टरनेट आज़ादी है, लड़ोगे मुख्तियार हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। बहाना करोगे, गले में हांडी आएगा, पीछे झाड़ू आएगा। आज हम बाहर पढ़ते हैं तो नहाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आईने में जाकर बाल बनाते हैं, चाहे लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, हर कोई करता है। कल क्या होगा, कल का एक पिक्चर बताता हूँ, गुलाम भारत का। लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो घर के बाहर निकलने के पहले लोग आईने में जाएंगे, हंडी सही से बांधा है क्या, झाड़ू सही से बांधा है क्या, ये देखकर बाहर पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम बताते हैं ना, जो जागृति साधन संसाधनों का निर्माण नहीं करती वो जागृति बांध जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, मीटिंग लोगे तो कार्यकर्ताओं का संख्या बड़ी पैमाने पर तैयार होगी, फाइनेंस रिसोर्स भी डेवलप होगा। अगले महीने में महिलाओं ने कितना बूथ बनाया, ये जो हमारी ये मूल निवासी मैडम है शुक्ला मैम, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा की महिला प्रकोष्ठ है, आप एक तारीख तय करो, इधर आप सिटी के अंदर की महिलाओं की मीटिंग करो, पहले अलग अलग वार्ड में तैयारी करो, ये आपका हॉल है, यहाँ मीटिंग करो। इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा आप महिलाओं को। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को आगे आना है। तो मैं इस मौके पर आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, आप लोगों की भी तैयारी चल रही है, मगर सुस्ती है। आप लोगों ने यहाँ कोलकाता में बहुत बड़ी रैली किया और इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। ये पहली बार ऐसा हुआ बंगाल में कि बंगाला टोन में, बंगला भाषा में आपने नारा लगाया, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो आम लोगों को पता चला ईवीएम गड़बड़ी है। बड़ी लंबी रैली आप लोगों ने की और वो देखकर भारत के हर कोने के लोग गर्व मान रहे थे कि बंगाल के लोग आज भी जिंदा लोग हैं, मुर्दा लोग नहीं है। स्वाभिमानी लोग लड़ाई को जारी रखते हैं और जो बहानेबाज लोग होते हैं वो बहाना ही बनाते हैं। स्वाभिमानी लोग बहाना नहीं बनाते। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, उस काम को जारी रखिए और बूथ लेवल की कमेटियाँ, गांव कमेटियाँ बनाने का और शहरों के अंदर वार्ड कमेटियाँ बनाने का जो अभियान है, इस पर अमल करना होगा। यही इस मौके पर मैं मेरी बात कहकर बात को ख़त्म करता हूँ, विराम देता हूँ। जय मूल निवासी।